नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि डीएनए किस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये न्यूक्लियस या जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें किस तरह से पैकेजिंग होती है। बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे इसकी लेंथ की, कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि डीएनए की लेंथ किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, लेंथ को आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान रखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नंबर एक, या नंबर टू बेस पेयर्स, इनके बेसिस पे आप या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स। और ये लेंथ ऑफ डीएनए इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर किसी ऑर्गेनिज्म की ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बैक्टीरियोफाज दिया हुआ है और बैक्टीरियोफाज 5174 ये बैक्टीरियोफाज दिया हुआ है। इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, ये दूसरा बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं मालूम है, कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पर पैरासाइट होते हैं उनको क्या कहते हो, बैक्टीरियोफाज लैम्डा। इसके पास 48502 बेस पेयर, ये बीपी बेस पेयर हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि इस बैक्टीरियोफाज 5174 में क्या दे रखा है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस पेयर दे रखा है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स क्यों दिया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स अगर सिंगल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो आप उसको बेस पेयर नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे। यानी केवल ये एक न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहा होगा इसका। जबकि बेस पेयर कब है बोलेंगे, देखो अगर मान लो ये AGCT कुछ भी कोई लेटर ले लीजिए, ठीक, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री मालूम है थाइमिन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री CG, इसका A और इसका G। तो अब इसकी लेंथ के लिए अगर डबल स्टैंडर्ड है, एक स्टैंड ये डबल स्टैंडर्ड है, अगर ये डबल स्टैंडर्ड है तो आप बेस पेयर, ये एक बेस पेयर हुआ, ये दूसरा बेस पेयर हुआ, ये तीसरा बेस पेयर हुआ, ये चौथा बेस पेयर हुआ, ये टोटल बेस पेयर हुए। इनको आप बेस पेयर, तो बेस पेयर इनके बीच की डिस्टेंस ये एक मालूम है, फिक्स है, तो इसके बेसिस पे जितने बेस पेयर दिए हैं और एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ निकल आएगी। इशरिचिया कोलाई हैज़ कितने, 4.6 × 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट, ध्यान रखना ये हैप्लॉइड कंटेंट है, यानी N, यानी ये गैमीट स्पर्म या ओवम में ये हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए की कितने बेस पेयर हैं, 3.3 × 10⁹, ठीक। डिप्लॉइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक। अब देखो एक बात ये मालूम है कि डिस्टेंस जो होती है दो कंजुकेटिव बेस पेयर्स के बीच की कितनी होती है, 0.3 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर या 3.4 × 10⁹ मीटर, ओके, 0.34 नैनोमीटर या क्या 0.34 × 10⁹ मीटर, या एंगस्ट्रॉम में अगर देखो तो एंगस्ट्रॉम में भी दिया होता है, एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब देखो दिया है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए कितने, 6.6 × 10⁹ ह्यूमन डीएनए है। यहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है डिप्लॉइड की बात कर रहा है।
6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए कितनी हो गई? 0.34 इंटू 10⁹ मीटर। एक बेस पेयर की डिस्टेंस है ये, ठीक, इंटू 6.6 किया तो कितना आ गया? 2.2 मीटर आ गया। अब 2.2 मीटर, ये इतना 2.2 मीटर लंबा डीएनए, और ये किसमें, ये एकोमोडेटेड इन द न्यूक्लियस कितना? 10⁻⁻6 मीटर। इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में किस तरह से रहता है, और इसी को हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग में। पैकेजिंग से पहले एक और हेडिंग आपके एनसीईआरटी में है, और ये एनसीईआरटी में क्या, ये पूरा लाइफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है। क्या है? सेंट्रल, जिसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट इज़ अ लाइफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। लाइफ को ऑपरेट करने के कैसे, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वो है एक्चुअल में ये। इसको देने वाले, सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देने वाले कौन थे? फ्रांसिस क्रिक, ये वही हैं वाटसन के साथ जिन्होंने काम किया था। विच स्टेट्स दैट, क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कहाँ से होती है? डीएनए से आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए पहले बनता है और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। इसी को ये आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरा दिया हुआ है, ये है। इसमें क्या है, देखो, इस लाइन को, ये इस एरो को सबसे पहले ये जो बताया गया है कि ये एरो बता रहा है कि इसको रेप्लिकेशन को ध्यान रखना। ये डीएनए रेप्लिकेशन भी कर लगता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हो? ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। और फिर आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोटीन में जाती है, प्रोटीन बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हो? ट्रांसलेशन, ठीक। लेकिन इसी को मॉडिफाई किया गया और इसको कुछ चेंज किया गया है इसमें, क्योंकि जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जिनके पास आरएनए है, वो क्या करते हैं? वो पहले डीएनए बनाते हैं। जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल, वो पहले क्या करते हैं? डीएनए। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कहते हैं, ठीक। यहाँ से डीएनए पहले बनता है, फिर डीएनए से ट्रांसक्राइब करके फिर एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से उसके बाद फिर प्रोटीन बनती है, ठीक। यानी आरएनए, अगर आरएनए ही है तो वो आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन, जो कि जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है वो होस्ट सेल की यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले वो क्या करते हैं? डीएनए रिवर्स ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर डीएनए से वो एमआरएनए बनाते हैं, और फिर प्रोटीन बनती है। ये प्रोसेस चलती है। अब बात करते हैं पैकेजिंग कैसे होती है। कैसे 2.2 मीटर का डीएनए, इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक होता है। सबसे पहले एक बात करेंगे हम प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स, अब जरा प्रोकैरियोट्स की ये सेल देखो। प्रोकैरियोटिक सेल में मालूम है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक। और एक कुछ बैक्टीरिया में ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। इसको क्या कहते हो? क्रोमोसोमल डीएनए। और ये जो डीएनए है, जिसको कहते हैं आप प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। इसको क्या कहेंगे आप? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। सर्कुलर भी है ये प्लाज्मिड की। ये कैसा है? ये सर्कुलर भी है, ठीक।
अब देखो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की बात हो गई कर रहे हैं, तो इसमें ये डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए इज स्कैटर्ड इन अ सर्टेन रीजन, जिसको क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड्स। ये जो रीजन है इसको क्या कहा आपने, न्यूक्लियोइड्स का। डीएनए कैसा होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए निगेटिवली चार्ज, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, उसकी वजह से निगेटिवली चार्ज होता है। एंड ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप इज हेल्ड बाय सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स रहती हैं जो कि कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे निगेटिव डीएनए जो है ये कैसा है, निगेटिव चार्ज है। और इसके पास यहाँ पर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कैसी हैं, सम प्रोटीन वो कैसी हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इसी वजह से ये डीएनए जो यहाँ पे बनता है ये क्या बना लेता है, एक लूप बना लेता है। अब बात करें हम लोग यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। ये इनके पास भी कुछ पॉजिटिव, जो यूकैरियोट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। और जिन बेसिक प्रोटीन्स जो होती हैं, जो पैकेजिंग में काम आती हैं, जिनको कहते हैं हम हिस्टोन्स। अब ये बेसिक क्यों होती हैं, पॉजिटिव और बेसिक क्यों होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव और बेसिक, तो बेसिक भाई पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो बेसिक नेचर में, ड्यू टू क्योंकि इनके पास पॉजिटिव और बेसिक एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स के पास, किन प्रोटीन्स के पास, इन हिस्टोन्स के पास। हिस्टोन्स के पास क्या होता है, पॉजिटिव और बेसिक एमिनो एसिड्स रेसिड्यू सच एज लाइसिन और आर्जिनिन, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं, ये बहुत है, दैट इज रिच इन, दिस इज द रिच इन, ये ज़्यादा होते हैं। जैसे एक प्रोटीन है जिसका एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, मालूम है। अब मान लो, ठीक है, ये अब इसमें देखिए क्या है कि ये आर्जिनिन है, ये कोई एक और अमीनो एसिड है, ये लाइसिन है, ये लाइसिन है, ये कोई और अमीनो एसिड है, ये आर्जिनिन है, ये कोई और अमीनो एसिड है, ये कोई और है, ये आर्जिनिन है, आर्जिनिन। तो अब देखो टोटल एक, ये कोई दूसरा है। तो अगर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अमीनो एसिड, 9 अमीनो एसिड हैं, ये लाइसिन और आर्जिनिन है। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं, 1 2 3 4 5 9 और 5 14, यानी 9/14 9 अमीनो एसिड मिलाकर के लाइसिन और आर्जिनिन है। ठीक, इसका मतलब है जो प्रोटीन बनेगी, ये जब वो चीज़ रिच इन जो प्रोटीन बनेगी, एक एन टर्मिनल एक सी टर्मिनल, इसका नेचर अगर लाइसिन और आर्जिनिन उसमें ज़्यादा हैं तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन हो जाएगी। और नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। हिस्टोन्स जो होते हैं ये बनाते हैं ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर बनते हैं, यानी 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन, उसमें एक H1 H2A H2B H3 और H4। H1 H2A ध्यान रखना, H1 H2A H2B H3 H4। टोटल कितने हिस्टोन्स के मॉलिक्यूल हो गए, कितने टाइप के हो गए। टाइप अगर पूछा जाए तो 1 2 3 4 5, टाइप अगर पूछा जाए तो 5 बोलना, ठीक। और कितने मॉलिक्यूल एक ऑक्टामर में है, हिस्टोन ऑक्टामर में है, ठीक। तो कितने मॉलिक्यूल टोटल होंगे, 8 मॉलिक्यूल, ठीक। डीएनए निगेटिवली चार्ज है, अभी फिर होता है फॉस्फेट की वजह से। वाइंड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज टू फॉर्म क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। अब देखो कैसे न्यूक्लियोसोम बनता है, उसको देखें। देखो ये हिस्टोन के मॉलिक्यूल, हिस्टोन H2A के 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल H2A, ठीक। H3 के ये 2 मॉलिक्यूल H3 के, H4 के ये 2 मॉलिक्यूल, ये H4, ठीक।
H2B का एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल इसके पीछे होगा, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल हो गए, इसके भी H2B के, यानी कुल मिलाकर के ये जो पूरा ऑक्टोमर है, जो कोर है, इस कोर में H4 है, H3 है, H2A है, H2B है, H1, और ये पूरा 8 का जो गुच्छा है, बंडल है, इसी के ऊपर ये DNA रैप किया हुआ है। देखो ये, देखो ये DNA इसके ऊपर क्या हुआ है, ये रैप हुआ है, ठीक। और H1 जो है ये DNA की ये किनारे रहता है, ये इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक। यहाँ पर ये पूरा जो एक बनता है, ये पूरा बना है, इसको न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम बीट बोलते हैं। इसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल हैं और टोटल लगभग कितने 147 न्यूक्लियोटाइड पेयर हैं, ठीक। ध्यान रखना, ये देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का फिगर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा स्कैन करके इसको ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक। लेबलिंग हटा देंगे, ये क्या है, इसको हटाया, इसको क्रॉप किया, ठीक, और ये क्रॉप किया, तो कितनी लेबलिंग हो गई, 1 2 3 4 लेबलिंग हो गई, ठीक। ये जो पूरा है ये हिस्टोन ऑक्टामर है। इस हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन होंगे, H2A, H2B, H3 और H4, इसके दो मॉलिक्यूल और इसके दो, टोटल 8। ये हिस्टोन ऑक्टामर है। H1 ये बाहर रहता है, लिंकर, ये जोड़ने का काम करता है। H1 ये इसका एक मॉलिक्यूल है, ठीक। 1 न्यूक्लियोसोम हैज अप्रॉक्सीमेट 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर ये कहाँ से आ गए, देखो ये जो पूरा रैपिंग हुआ है इसमें 147 है। लिंकर डीएनए ये लगभग 50 के आसपास रहते हैं, अप्रॉक्सीमेट कितना 50 बेस पेयर, 50 बेस पेयर, ओके। तो ये 147, ये अप्रॉक्सीमेट ऑफ 50, ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया 200 बेस पेयर डीएनए। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन इज रिजेंबल बीड ऑन स्ट्रिंग। इन क्रोमैटिन, ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन रिजेंबल बीड ऑन स्ट्रिंग। देखो इस तरह से ये बीड ऑन स्ट्रिंग, ये क्या बन रही है, देखो बीड ऑन स्ट्रिंग, ये पूरा एक स्ट्रिंग बीड बन रही है। बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन आर द फर्दर पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। जब फर्दर ये बीड की पैकेजिंग हो जाती है तो क्या बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। फिर से इनकी, फिर से ये जो पूरा बना इसकी फिर से पैकेजिंग हो, तो ये पूरा फाइबर क्या बन जाएगा, एक क्रोमैटिन फाइबर, विच फर्दर कॉइल्ड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब ये क्रोमैटिन फाइबर फिर से कंडेंस हुआ, तो ये पूरा बनता है एक क्या, एक पूरा बनता है एक ये क्रोमोसोम पूरा कंडेंस, ठीक। देखिए ध्यान रखिए, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन दीज बीड ऑन स्ट्रिंग, नंबर एक ये क्या हुई, बीड ऑन स्ट्रिंग, नंबर एक बात ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन, जब फर्दर पैकिंग हुई तो क्या बना, क्रोमैटिन फाइबर, ये नंबर दो क्रोमैटिन फाइबर बने। फिर क्रोमैटिन फाइबर की जब फर्दर कॉइलिंग हुई तो क्या बना, क्रोमोसोम। सीक्वेंस याद रखना, पहले बीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक, उसके बाद क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन है पहले क्रोमैटिन, दीज क्रोमैटिन नथिंग, दीज आर बीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक।
ओके, बीट ऑन स्ट्रिंग, दिस न्यूक्लियोसोम्स ये होंगे, ठीक है। क्रोमैटिन, ये पूरा क्रोमैटिन, ठीक। ये क्रोमैटिन फाइबर फिर से फर्दर कॉइल्ड हुआ तो क्या बना, ये क्रोमोसोम। क्वेश्चन है, हाउ मेनी बीट्स न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, डिप्लॉयड ह्यूमन जीनोम के पास कितने, अप्रॉक्सीमेट 6.4 इन बिलियन बेस पेयर है, ठीक। अब बीट में, एक बीट में कितना कितना डीएनए है, एक बीट में अप्रॉक्सीमेट 200 आपने देखा था एक न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। यानी एक बीट का मतलब एक न्यूक्लियोसोम हुआ, ध्यान रखना। ये एक बीट है, एक न्यूक्लियोसोम, ठीक। तो अब कैसे, अब टोटल हो कितने हो गए, इसमें कितने होते, 200, ठीक। टोटल हमारे पास 6.4 बिलियन अपॉन 200 डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने न्यूक्लियोसोम आ गए, 3.2 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स, ओके। बच्चों इसमें एक और बात और ध्यान रखना है कि नॉन हिस्टोन जो क्रोमोसोमल प्रोटीन होती हैं, ये एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो रिक्वायर होती हैं पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन हायर लेवल, ठीक। क्रोमैटिन, बच्चों क्रोमैटिन जो होते हैं ये आप दो टाइप के डिवाइड कर सकते हो, एक यू क्रोमैटिन और दूसरा क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन, यू का मतलब होता है ट्रू, ये ट्रू। और ये ट्रू क्यों दिया है, ये ट्रू किस लिए, किस सेंस में ये ट्रू बोला है, कि ये ट्रू बोला है इसके सेंस में कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। हेट्रोक्रोमैटिन ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ये ट्रू यू क्रोमैटिन इसलिए बोला क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इससे ट्रांसक्रिप्शन होगा और इससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका मतलब है कि इस वाले से डीएनए से आरएनए बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। और जब इससे डीएनए से आरएनए बनेगा, इससे यहाँ पे डीएनए यू क्रोमैटिन से डीएनए से आरएनए बनेगा, इसका मतलब है कि ये पैकिंग इसकी जो होगी इस डीएनए की, वो कैसी होगी, लूज होगी, समझ रहे हैं, लूज पैकिंग होगी, इसलिए वो लाइट स्टेन लेगा। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, इसका मतलब है कि वो डेंसली पैक होगा। जब डेंसली पैक होगा तभी वो क्या नहीं कर पाएगा, तभी वो डीएनए से, इसके केस में ये डीएनए से यहाँ पे ये आरएनए नहीं बन पाएगा, ये आरएनए नहीं बनेगा, यहाँ डीएनए से आरएनए बनेगा, इसका मतलब ये डेंस, ठीक। और ये डेंस पैक है इसीलिए वो डार्क स्टेन का ले रहा है। बहुत ही 3 पॉइंट का डिफरेंस है यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में, इसको बच्चों याद रखना, ठीक। अब बच्चों आगे हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए की कैसे डिस्कवरी हुई कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसकी बात करेंगे।